चार बड़े राजनीतिक दल के सलाहकार रह चुके हैं, फिर इस पार्टी को दरकिनार क्यों कर दिए? आपकी सूचना पूरी नहीं है। 4 नहीं, हमने 10 से ज्यादा राजनीतिक दलों को सुझाव दिया है। पिछले 10 बरस में 2011 से लेकर 2021 के बीच में हमने 10 अलग अलग राज्यों के चुनाव में अपना कंधा लगाया है, लोगों को जीतने में मदद की। लेकिन 10 बरस उस काम को करने के बाद मैंने ये देखा, अनुभव किया, सीखा कि नेताओं के जीतने से, दलों के जीतने से ये जरूरी नहीं है कि जनता की जिंदगी बदल जाए। इसलिए 10 बरस काम करने के बाद 2021 में मैंने सार्वजनिक तौर पर मई 2021 में ये घोषणा की कि मैं अब जीवन में ये काम नहीं करूंगा, और जो सोच, जो अनुभव, जो समझ हमको भगवान ने दी है या 10 वर्ष काम करके सीखा, उसके आधार पर मैंने इस परिकल्पना को बनाया और उसी काम को आज ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप सवाल पूछने से पहले अपना कम से कम होमवर्क करके आइए। हम बिहार के सभी जिलों में नहीं घूमे, हम अभी आपको बताए कि चंपारण से चल के 9 जिले होते हुए आज में सीतामढ़ी में है। पूरा बिहार में पदयात्रा होना आगे के जिलों में भी बाकी है। अब सवाल पूछिए। अभी जो इतने देर से बोल रहे थे वो क्या बता रहे थे? चलिए। कमल अख्तर, आज मैं दिखता हूँ जर्नलिज्म टुडे और उदय फार्म में। मैं आपको अभी बोलते गया है कि हर पंचायत का डिफरेंट समस्या बिल्कुल सही है। तो योजना बनती है जी, एक योजना बनती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी परेशानी होती है। तो क्या पंचायत लेवल पर जो योजना बनाएंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान होगा? पहला। दूसरा कि आपका जो मंशा उद्देश्य को समझ लिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि लोकसभा में आप उम्मीदवार खड़ा करेंगे या नहीं, या विधानसभा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कई बार परिस्थिति ऐसा होती है जैसे 2 दल है यहाँ, इंडिया एनडीए, तो आप किसके साथ जाएंगे? तीसरा कि आपका जो बिहार के विकास के लिए रोड मैप क्या होगा? पहली बात आपको मैंने बताया, जैसे आपने ठीक कहा कि अगर आप पंचायत के लिए अच्छी योजना बना भी दें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे अभियान के 3 उद्देश्य हैं: योजना बनाना, समाज को जागृत करना, योजना बनाना, और उस योजना को लागू कर सके ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना और उनको चुनाव में जिताकर लाना। अगर पंचायत में मुखिया अच्छा नहीं है, आपका विधायक अच्छा नहीं, तो योजना कितना अच्छा भी बनाइएगा तो काम नहीं होगा। इसका उलट भी सही है, मुखिया कितना भी अच्छा हो, विधायक कितना भी अच्छा हो, अगर आपके पास कार्य योजना नहीं हो तो काम सफल नहीं होगा। और अगर दोनों हो, जनता में जागरूकता ना हो, उनमें सजगता ना हो, तो भी वो काम नहीं हो। तो जो यात्रा के उद्देश्य है वो अपने आप में इस पूरे सर्किल को पूरा करते हैं। समाज को जगाया जाए, समझाया जाए, जन भागीदारी की एक व्यवस्था बनाई जाए, उनकी स्थिति को समझकर उनके विकास के लिए योजना बनाई जाए, और उस योजना को लागू कर सके ऐसे लोगों को चुनकर समाज से निकाला जाए और उसको जनमत के आधार पर जनता के सहयोग से जिताकर लाया जाए। दूसरा, आपने सवाल किया कि आप कौन सा चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे पास आज के तारीख में कोई दल है नहीं, जन सुराज में कोई दल नहीं है। जब ये दल बनेगा उसके बाद ही उस समय तय किया जाएगा कि जो सामने चुनाव होगा वो लड़ा जाएगा। लेकिन पदयात्रा मान लीजिए हमने चंपारण में शुरू की, 5 जिले की पदयात्रा पूरी हुई तो एक एमएलसी का उपचुनाव आया। तो उन 5 जिले में जो लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उन्होंने मिलकर ये तय किया कि भैया हम लोगों के बीच से कोई सदस्य लड़ना चाहिए। उन्होंने एक गरीब मुसलमान परिवार के अफाक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया, निर्दलीय लड़े। जन सुराज ने उसका समर्थन किया, वो आदमी जीत कर आया। तो ये संभव है कि कल होकर जब पदयात्रा जहां पूरी हो गई वहां पर जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं
हजारों की संख्या में, अगर वो तय करते हैं कि उनको कल चुनाव लड़ना है, वो चुनाव मुखिया का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है, उस समय ये उनका निर्णय है। हमारी भूमिका मदद की। अगर वो तय करेंगे कि सीतामढ़ी में ये उम्मीदवार है जो जनता के उम्मीदवार के तौर पर लड़ेगा, जन सुराज उसकी मदद करे, और जन सुराज से जुड़े हुए लोगों के बीच में अगर सहमति होगी तो हम उसकी मदद करेंगे। तीसरा आपने जो सवाल पूछा, मुझे लगता है कि वो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं है। किसके साथ? हम ना इंडिया के साथ हैं। पहले इंडिया तो कोई दल नहीं है, तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। ना हम इंडिया के साथ हैं, ना एनडीए के साथ। हम बिहार की जनता के साथ इसलिए साथ हैं कि यहाँ पर बिहार की जनता ने इंडिया को भी देखा है यूपीए के तौर पर, और भाजपा एनडीए को भी देखा है। आज 25, 30, 40 वर्ष से यही लोग शासन में हैं। बिहार से पलायन तो नहीं खत्म हुआ, यहाँ से बेरोजगारी नहीं खत्म हुई। बिहार 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और 2023 में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। तो बिहार की जनता का इससे क्या फायदा हुआ? तो हम उस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं कि इंडिया ठीक है कि एनडीए ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार वो राज्य है जिसको सारे दलों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया। यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे उस परिस्थिति में जी रहे हैं जो इस पूरे देश में कोई राज्य नहीं है जहां पर इतनी परेशानी है। तो अगर जिस राज्य को सारे दलों ने, सारे नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, तो उसको सुधारेगा। सुधारने की जिम्मेवारी तो उसकी है जिसका गर्दन फंसा हुआ है, वो बिहार की जनता का है। इसीलिए हम दल का काम नहीं कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा अनपढ़ हुआ है, तुम्हारा बच्चा बेरोजगार बैठा है, तुम्हारा बच्चा 12-15 हजार रुपए के लिए मजदूरी करने जा रहा है, वो इंडिया और एनडीए से नहीं सुधरेगा। तुम सुधरोगे तब सुधरेगा। सर एक सवाल है, बीजेपी के समाज चौधरी है जो लालू को बोल दिया कि कैंसर है। किसको? लालू यादव को बोल दिया कि कैंसर है जी, और प्रवक्ता बोल दिया कि उसका एड्स है। इस पे मैं क्या बोलूं बताइए। अब भाई देखिए, बिहार में जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के वाद विवाद भी होते हैं उसका स्तर है, वो यही है। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी, लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो, ना विषय का ज्ञान हो। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने, उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। हमारा उसमें कोई यकीन नहीं है, ना मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता हूं खुद से, ना कोई दूसरा करता है तो उस पर मैं रिएक्ट करता हूं। मैं किसी नेता और दल की शिकायत करने या उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मेरा जो अभियान है, मैंने आपको बताया, मुझे समाज के साथ काम करना है और मैंने अपने जीवन के लिए यही तय किया। आपको ऐसा लग सकता है कि भैया इसका कोई असर नहीं होगा, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि बिहार में जितने लोग को आप नेता मानते हैं या जो लोग भी राजनीति करते हैं, उनसे कम राजनीति की समझ हमको भी नहीं है। थोड़ी बहुत राजनीति की समझ तो भगवान ने हमको भी दी है। बिहार में जो सबसे बड़ा नेता होगा, इनके नेताओं के नेताओं को हमने सलाह दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ बिहार की राजनीति की, समाज की समझ नहीं है, लेकिन हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हमने अपने लिए, बिहार के बेटा होने के नाते हमने अपने लिए तय किया है कि नहीं, अगर बिहार को सुधारना है तो कोई नया और बेहतर प्रयास करना होगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, इस मिट्टी का कर्ज है कि नहीं, इस काम को किया जाए। अब ये आपका निर्णय है, समाज का निर्णय है कि आप इसमें कंधा लगाते हैं कि नहीं लगाते। तुमसे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप, मैं जितने भाषण देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आप जाकर देख लीजिए। मैं तो लोगों को ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप उनको वोट दीजिए या हमारा दल है, हमारे साथ जुड़िए। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए। अगर आपको वो बात समझ में आए तो बहुत आपका स्वागत है, और अगर नहीं समझ में आए तो भी हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है।
लेकिन जिंदगी तो आप ही के है, लड़का बच्चा आप ही का भोग रहा है। क्लब के बारे में एक सवाल, जैसे क्लब बना है, तो क्लब में जैसे एजुकेशनल एक्टिविटी या गेम क्या करेंगे आप? कहीं आप पश्चिम बंगाल से भी जुड़े, जो कि वहाँ भी क्लब का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल नहीं है। आपको पश्चिम बंगाल के क्लब का ज्यादा ज्ञान शायद नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो क्लब बनाए गए हैं वो क्लब ज्यादातर दुर्गा पूजा और उस तरह के समारोह करने के लिए किए गए। बिहार में जो मैं क्लब बनवा रहा हूँ, इसके मूल में दो बात। सबसे पहली बात यह है कि बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन में उन युवाओं को जोड़ना जिनके बाबूजी पहले से मंत्री विधायक नहीं है, जो बहुत बड़े बाप के लड़के नहीं, उनको कोई सिखाने समझाने वाला नहीं। आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ, उसको याद रखिएगा। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग भी एमएलए एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से भी बने हैं, अगर आप उसका सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार में 1250 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बनते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लालू जी के परिवार ही है। हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में, जैसे आप भाजपा का उदाहरण ले लीजिए। भाजपा के अभी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी। इनके बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस में विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री बने। जब नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री बन गए। जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक और मंत्री बने। और अगर आज उनको लग रहा है कि भाजपा का दौर है तो भाजपा में भी उसी परिवार, उन्हीं के लड़के की जगह। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। बिहार की आबादी है 13 करोड़, 3.5 करोड़ परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे है कि एमएलए एमपी 1250 परिवार का ही आदमी बनेगा? उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये मैं गांव गांव लड़कों को संगठित कर रहा हूं कि आप में वो अगर क्षमता है, जज्बा है, आप चुनाव लड़ सकते हैं तो आप आइए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके बाबूजी लालू यादव नहीं है, मंत्री विधायक नहीं है, लेकिन उसके लिए घबराने की बात नहीं है। अगर हम उनको सलाह दे सकते हैं तो आपको भी सलाह दे सकते हैं। आपको सलाह भी देंगे और संसाधन भी देंगे। आप आइए, समाज के लिए, समाज में अपनी जगह बनाइए, राजनीति में जुड़िए, क्योंकि ये पूरा अभियान इस बात के लिए है कि समाज से अच्छे लोगों को राजनीति में लाया जाए। उसी के तहत ये क्लब बनाए जा रहे हैं। जो लड़के ये क्लब बना रहे हैं उनकी सामाजिक राजनीतिक यात्रा उस क्लब के मूल में है कि भाई वो गांव में काम करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको खेल कूद में मदद करेंगे, कोई बीमार पड़ेगा तो उसकी मदद करेंगे, तभी तो वहां उसकी पहचान बनेगी। यही काम क्लब के जरिए किया जा रहा है। जातीय सर्वेक्षण को इस रूप में देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में एक नेता है नीतीश कुमार, जिनकी राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है, तो घबराहट में किया हुआ एक अंतिम दाव है जिसका कोई असर नहीं होने वाला। देखिए, सर्वेक्षण होने से, गणना होने से कोई दिक्कत नहीं। गणना होनी चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए। अगर कोई जाति विशेष की संख्या कम बताई गई या कोई पीछे छूट गया विकास के दौर में, उसकी पहचान हो, उसको अधिकार दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग या नियत ये है कि समाज को बांटा जाए, समाज में आग लगाया जाए। दो सीधा सवाल नीतीश कुमार और लालू जी से पूछ लीजिए कि अगर जातीय सर्वेक्षण से ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है जिससे कि सबका भला हो सकता है, तो आपको ये समझ आने में 32 वर्ष क्यों लग गए? आप दोनों लोग तो 1990 से बिहार चला रहे हैं। किसने रोका था आपको ये पहले करने से? दूसरी बात, अगर आज आपने सर्वेक्षण कर लिया, आज किया, मान लीजिए 30 वर्ष के बाद आपका सर्वेक्षण हो गया, तो जिन जातियों की संख्या ज्यादा निकल कर आई उनको भागीदारी, हिस्सेदारी देने की बात है, बिल्कुल दीजिए। तो कौन लोग सत्ता पर बैठे हुए?
बिहार का बजट है 2,46,000 करोड़। 60% उस 2,46,000 करोड़ का 60% जो बजट है वो सिर्फ दो व्यक्ति नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अंदर है। तो अगर आपको भागीदारी देनी है तो तुरंत अभी अपने कुछ विभाग आपको उन लोगों को, उन समाज के लोगों को देना चाहिए जिनकी संख्या ज्यादा बता रहे हैं। अगर मुसलमान 18% है तो मुस्लिम समाज के 18% विधायक होने चाहिए, हैं 8%। अगर मुसलमान 18, अगर अति पिछड़ा 35% है तो 35% अति पिछड़ों को विधायक बनाने से आपको किसने रोका था? अगर जो विधायक अति पिछड़ा बने हुए हैं उनमें से मंत्री बनाने के लिए आपको किसने रोका था? आपको किसने रोका है कि बिहार में कोई भी महत्वपूर्ण विभाग आप दलित समाज के या अति पिछड़ा समाज के लोगों को दें? तो अगर हकमारी हुई है, जो कि बिल्कुल हुई है, तो हकमारी किया किसने है? लालू यादव ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है। जो सत्ता में 32 साल से बैठा हुआ है वही ना हकमारी किया है। कौन रोक रहा है भाई? तो ये तो गजब बात हो गई। जो आदमी चोर है वही हमको बचा रहा है, चोरी हो गया, चोरी हो गया। मेरे भाई, सर्वेक्षण आपने करा लिया, आपके ही आंकड़े हैं। अब दम अगर है तो इन समाज के लोगों को हिस्सेदारी, भागीदारी देके दिखाओ। और अगर नहीं दिखाए तो समाज के सामने मानो कि तुम्हें भागीदारी देने में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, समाज में आग लगाने के लिए, समाज को बांटने के लिए ये प्रयास किया गया। और नीतीश कुमार को लेकर एक और इसी संदर्भ में आपको भविष्यवाणी कर देता हूं। मैं ज्यादा इन बातों पर बोलता नहीं हूं। बंगाल में मैंने जीवन में एक बार कहा था कि भाजपा को 100 विधायक नहीं आएंगे। पूरे देश में लोगों ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर इनको 100 विधायक आ जाए तो हम जीवन में अपना सब कुछ काम छोड़कर संन्यास ले लेंगे। हुआ क्या? भाजपा को 77 विधायक आए। तो मैं बिहार के संदर्भ में आपको बता देता हूं, इसको याद रखिएगा और जब रिजल्ट आए हमको खोज लीजिएगा। नीतीश कुमार को, जदयू को 5 MP भी, लोकसभा के सदस्य भी नहीं आने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। कोई भी इस धरती पर अब नीतीश कुमार को इससे निकाल नहीं सकता। और अगर उनको 5 से ज्यादा सांसद आ जाए तो मैं बिहार की जनता के सामने अपनी अज्ञानता के लिए, इस वाणी के लिए खड़े होकर माफी मांगने को तैयार। ये नीतीश कुमार की जदयू जो है वो डूबती हुई नाव है। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है इसलिए वो दल बचा हुआ है। लोकसभा का चुनाव होगा, जिस दिन परिणाम आए उसके बाद से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हर पंचायत में 8 से 10 क्लब 3 वर्ष में खोलने का लक्ष्य है। उसमें आधे क्लब महिलाओं के द्वारा खोले जा रहे हैं और आधे क्लब पुरुषों के द्वारा। बहुत सारी डिमांडें उठने लगी है कि वो SC को भी मिलना चाहिए। भैया, वुमेन्स बिल मैं समझता हूं कि समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कदम ये होना चाहिए। अभी तो बिल आया है, लागू तो हुआ नहीं है। लागू होने में 5 साल लगेगा कि 10 साल लगेगा, क्योंकि उससे पहले जनगणना होनी है और जनगणना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण डिलिमिटेशन होना। जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि किस क्षेत्र को वुमेन के लिए रिजर्व किया गया, किसको नहीं किया गया। तो अभी इस बात को लेकर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पूर्व मतलब अभी जल्दी होगी। पहले उस कानून को लागू होने दीजिए। जैसे मान लीजिए CA NRC का कानून बनाया गया, वो कानून धरती पर तो कभी आया नहीं। तो उस कानून के लॉज और बाई लॉज क्या हो, उस पर चर्चा करने का क्या मतलब? कानून बनाया गया, सरकार ने देखा कि इसको लागू ही नहीं कर सकते तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। वुमेन रिजर्वेशन बिल में महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल आ गया, कानून बन गया, अब इसको धरातल पर लागू किया। एक बार लागू हो जाए तो उसमें सुधार तो उत्तरोत्तर होता ही रहेगा। कोई भी कानून है तो जैसे जैसे समाज का, राजनीति का अनुभव आएगा वैसे उसमें सुधार होता जाएगा। जरूरी यह है कि महिला आरक्षण बिल लागू किया जाए और जल्द से जल्द लागू किया।
चिराग पासवान जमुई और हाजीपुर पर वो अपना दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं उनकी माँ लोग को चुनाव लड़ेंगे वहां से, तो चिराग पासवान की राजनीति कब तक चलती है? भाई देखिए ऐसा है, अब कौन दावा ठोक रहा है? चिराग जी की अपनी पार्टी है, तो दावा ठोकने की क्या जरूरत है? जरूरत है 40 लोकसभा लड़ सकते हैं। अब ये मेरा विषय तो है नहीं, आना जनता का विषय है, कौन कहाँ दावा ठोक रहा है। जहां तक परिवारवाद की बात है, तो मैंने अभी आपको आंसर किया कि बिहार में सिर्फ बड़े राजनीतिक नेता और दल नहीं, हर स्तर पर परिवारवाद ने ऐसा जकड़ लिया है कि कोई भी जिसका माँ बाप बड़ा आदमी नहीं है, पैसे वाला नहीं है, मंत्री विधायक नहीं है, वो आदमी राजनीति में आकर खासकर चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता। वही बात तो मैंने अभी इतने लंबे समय आपको बताया। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।